नेम इज गौरव प्रजापत। सिकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिकली सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर्स था हमारा उसके अंदर हम बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन आज मैं फिर आपके लिए दो चार क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो आप ही के बीच में आप ही के फ्रेंड्स ने हमें भेजे हैं और उनको बोला है कि वो थोड़े से सर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इजी बना दीजिए। तो आज मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं और उनको कराने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बहुत इजी तरीके से उसको समझाऊंगा सॉरी, ताकि आपको लगे कि हमारे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसके अंदर और भी बहुत आसान आसान टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके लिए लेके आएँ। और आज हम उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को आगे करते हैं, बढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये की क्वेश्चन है जो कि आप ही के बीच आपके फ्रेंड्स ने भेजा है। क्या है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x, 3 एंड 5, 7 is 5 then find the value of x। अब देखिए हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमें दो पॉइंट्स दे रखे थे और उन दो पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या निकालना था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। इस बार क्या किया है, आपके लिए पॉइंट ही गायब कर दिया गया है और जब हमारे लिए पॉइंट गायब कर दिया गया है तब हमें इसने पूछा है कि आप क्या कीजिए, हमें उस x की वैल्यू निकाल के दीजिए, उस पॉइंट की वैल्यू निकाल के दीजिए जब आपकी डिस्टेंस कितनी हो, 5 हो। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये नोट डाउन करना चाहिए। हमें एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है और उन दोनों के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 दे रखी है। मतलब पॉइंट नंबर ए हमें ये दे रखा है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दे रखा है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 दे रखी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना है तो बस आपके लिए वही एक फॉर्मूला काम आएगा जो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, d इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसे आप y2 मानेंगे, किसको आप y1 मानेंगे, किसको आप x2 मानेंगे और किसको आप x1 मानेंगे, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए मैंने ये बता रखा है कि आप इस चैप्टर के अंदर किसी को भी x2 x1 मान सकते हैं या फिर y2 y1 मान सकते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत बेनिफिट्स है। तो इस बेनिफिट्स का बहुत जल्दी फायदा उठाएंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। ये हमारे पास ब्रैकेट हो चुका है। इसको मान लेता हूं मैं x2 और इसको मान लेता हूं मैं y2, इसको मान लेता हूं मैं y2 और जो डिस्टेंस है d है वो कितना है, 5 है। तो फटाफट इसके अंदर वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए d की जगह मुझे क्या रखना है, 5 रखना है। d की जगह मैंने रख दिया 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये मैंने रखा रूट ऑफ। अब देखिए y2 की जो वैल्यू है, यहाँ पर y2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 माइनस y1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब आपके पास बन चुकी है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमारे लिए अननोन क्या है, अननोन है हमारे लिए x। तो उस x को निकालना भी बहुत आसान है क्योंकि एक तरफ हमें दे रखा है 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से हमें क्या मिलता है, देखिए यहां पर तो हमें मिलेगा 7 माइनस 3। अब देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़े ज़्यादा स्टेप्स बन जाएंगे तो उसको शॉर्ट करने करेंगे। तो ये तो हो गया है 5 का स्क्वायर हो चुका है 25 और यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, मतलब मेरे राइट हैंड साइड की तरफ स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका रूट हट जाएगा। तो रूट हटने के बाद हमारे पास क्या आंसर बचेगा, देखिए 7 माइनस 3 करूंगा तो आंसर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 5 माइनस एक्स नहीं हो सकता है तो 5 माइनस एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं हम यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए 5
माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एक तरफ लेके आ जाता हूँ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है मेरे पास 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब हो जाता है 16। अब 4 स्क्वायर 15 माइनस 16 करते हैं तो मेरे पीछे आंसर कितना बचा है 9। तो यहाँ पर मिल गया है 9 और ये मिल चुका है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6x का होल स्क्वायर हो चुका है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायर रूट्स, इसका मतलब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर रहा हूं। तो दोनों साइड जब मैं स्क्वायर रूट करता हूं तब मेरा आंसर क्या आता है, देखिए यहां पर आ जाता है 5 माइनस एक्स, ओनली फॉर 5 माइनस एक्स आएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाता है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 करते हैं तब मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, एज इट इज मेरा आंसर 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझाई थी, ये कब से दिखाई दी मैंने आपको, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था या फिर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा था, तब मैं आपको बताया था कि ये जो 9 होता है, जब कभी भी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 मिल जाता है तब हमारे पास दो आंसर देखने को मिलते हैं। अब ये दो आंसर देखने को कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पर एक प्लस का 9 भी आएगा, सॉरी प्लस का 3 भी आएगा और माइनस का 3 भी आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए प्लस के 3 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आंसर आ रहा है, माइनस के 3 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दो आंसर देखने को मिलते हैं, देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3। तो देखिए प्लस के 3 को भी आप स्क्वायर करते तब भी 9 आता है और माइनस के 3 को भी स्क्वायर करते तब भी 9 आता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ दो आंसर देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर दोनों आंसर को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है और x क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेट है और एक मतलब एक पॉइंट है। उस पॉइंट का वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नंबर लाइन मिलती है उस नंबर लाइन में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। तो इसलिए आपका जो 3 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करने के लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। दो पार्ट को डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आंसर आता है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 और दूसरा आता है 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पर हमें प्लस का 3 और माइनस का 3 दो आंसर मिल चुके हैं। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो बहुत इजी है। देखिए ये जो माइनस का x है इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो किस में जाएगा प्लस के अंदर, और ये प्लस का 3 इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो किस में जाएगा माइनस के अंदर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और x इज इक्वल टू कितना हो गया है हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पर वही तरीका, मैं इसको उधर का जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का इधर जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू ली है 2 और 8, और जबकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ होता है उसके अंदर भी 2 और 8 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो x है, ये जो x अननोन था मेरे लिए, जो सबसे पहले अननोन था, उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है 2 और 8। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने केवल अभी x को गायब किया है, कभी मैं इसको y को भी गायब कर सकता हूँ। तो सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा, प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और आपका आंसर भी सेम आएगा। क्लियर हो चुका है आपको। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इसी मेथड से चलना है और इसी मेथड के साथ करना है। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे, फिर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि हम इस स्टेप के बाद में स्क्वायर रूट नहीं करना चाहता है, तो आप स्क्वायर रूट मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी आपको दो मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब वहां हम देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, दो होते हैं, तो हमें वहां पर दो आंसर देखने को मिलेंगे। और जब हम क्वाड्रेटिक का सहारा नहीं लेके हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट किया मैंने यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट करते हैं, तब भी हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर दो आंसर आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप्स है, इसके बाद ये दो स्टेप भूल जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ नहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप कैसे उसको इजी बना सकते हैं। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक का सहारा नहीं ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बारीकियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो √9 आया है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और देखिए यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू ही नहीं दे रखी है। देखिए पॉइंट्स को आपको दे रखा है वेरिएबल के रूप में, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराइए मत कि सर ये क्या दे दिया है, यहाँ पर ए टी ऐसा कुछ दे रखा है, तो इन क्वेश्चन को देख के घबराइए मत। बिल्कुल आप कंसंट्रेशन रखिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में केवल डराने के लिए आते हैं, और ये ही सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डराते हैं, एग्जाम में डराने का मतलब क्या होता है कि जो लेंदी आते हैं या कोई अजीब अजीब टाइप से लिखे हुए होते हैं, तो वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत डराना है, क्योंकि ए टी का स्क्वायर दे रखा है, ए टी वगैरह दे रखा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस हम बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको x1, y1 मानते हैं, तो वो हम मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको मान लेते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, x2, y2 इसको मान लेते हैं। ये तो हो गए हमारे पास 2 पॉइंट। अब देखिए इसको मैं पॉइंट नंबर ए दे देता हूँ और इसको पॉइंट नंबर मैं क्या दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ, तो हमारे पास ए और बी दोनों आ चुके हैं। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपसे बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताते हुए चलूंगा। क्या है कि जब कभी भी आप फॉर्मूले का यूज़ करें तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है लगाएं। आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला कहाँ से आया वो ही नहीं पता है, क्योंकि फॉर्मूले के ही आपके पास 2 नंबर्स होते हैं। मतलब मान लिया जाए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो फॉर्मूले के 2 नंबर हैं। बिल्कुल हाँ, फॉर्मूले लिखने के ही 2 नंबर हैं। एग्जैक्ट राइट फॉर्मूला लिखने के 2 नंबर हैं। तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखिए क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है तो रख लो भाई, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देते हैं। देखते हैं, देखिए क्या वैल्यू है, पहले देखते हैं y2 की जो वैल्यू है 2a2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2a1 का होल स्क्वायर प्लस x2 की जो वैल्यू है वो क्या है a2t का होल स्क्वायर माइनस x1 की जो वैल्यू है वो क्या है at1 का होल स्क्वायर। बस आपको जैसे रखा हुआ है आप वैसे ही रखिए, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया है। अब आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 2a और 2a आपको कॉमन दिख रहा है, t2 और t1 थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है तो इसको नहीं ले लेते। 2a कॉमन दिख रहा है तो 2a को बाहर ले लेते हैं। तो देखिए 2a को स्क्वायर से जैसे ही बाहर लेंगे, इसको थोड़ा सा उधर करते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देखते हैं, जैसे ही मैं 2a को बाहर लूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 4a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आंसर कितना आएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए जहां तक आपको जैसा आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये हो सकता है, इसके अंदर वो हो सकता है, आप उसको ट्राई करते रहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ a को कॉमन लेने की, तो जैसे ही मैं a को कॉमन लेता हूँ तो पीछे क्या बन जाता है t2 का होल स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमें ये मिल चुका है। अब देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आता है, देखिए रूट ऑफ यहाँ हमें मिला है 4a का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इतना सा हमें मिला है। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर आपको a स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको a स्क्वायर दिख रहा होगा, तो मैं क्यों ना a स्क्वायर को बाहर ले लूँ, एक ये काम कर सकता हूँ। तो a स्क्वायर को जैसे ही रूट से मैं बाहर लूँगा तब मेरे पास आंसर कितना आने वाला है, तब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा केवल a, और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, देखते हैं 4
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, T2 का स्क्वायर प्लस माइनस T1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फटाफट a प्लस बी और a माइनस बी लगा देते हैं। तो a प्लस बी लगाते हैं तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 और ब्रैकेट क्लोज, और आएगा T2 प्लस T1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं सबके ऊपर स्क्वायर लगा लूँ, लगा सकते हैं ना बहुत इजीली। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्यों ना T2 माइनस T1 को ही बाहर निकाल दिया जाए, तो T2 माइनस T1 को ही बाहर निकाल देते हैं। तो आंसर कितना बचता है, देखिए T2 माइनस T1 को ही हमने बाहर निकाल दिया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास आंसर बचा है प्लस का 4, और यहाँ बचा है T2 माइनस T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि इसके बाद में मुझे ये कहीं से भी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे। यदि आपको सॉल्व करना है तो आप T2 माइनस T1 के होल स्क्वायर को ही खोल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो आप इस आंसर को यहीं पर भी खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है तो उसको खोल सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आपको वो एग्जामिनर बस यही चेक करना चाहता है कि आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कितनी रखनी आती है। फॉर्मूला आप क्वेश्चन को देख के छोड़ नहीं देते हैं, आपके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कितनी रख सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है फॉर्मूले को समझने की, बस यही उसका प्रोसेस होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ T2 T1 दे रखा। यदि यही T2 T1 नहीं दे रखे, केवल 80 का स्क्वायर दे रखा होता है, ये 1 यहाँ से हट जाता और ये 2 यहाँ से हट जाता और ये भी 1 यहाँ से हट के ये भी 2 हट के केवल ये क्वेश्चन रहता, तब आपका थोड़ा बहुत आंसर निकाला जा सकता था, थोड़ा और ज़्यादा कंप्रेसिंग सॉल्व हो सकता था। क्लियर हो चुका है आपको। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या करना है, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है, अब लाइन क्या है, डिस्टेंस हो सकती है, उस डिस्टेंस को हमें डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड किस तरीके से करना है वो तो हमारी इच्छा है, हम किसी भी स्टेज से कर सकते हैं, चाहे 1:1 में कर सकते हैं, 1:2 में कर सकते हैं, 1:3 में कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि आपके पास 5 टॉपिक है और आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप 2 जिन्हें दोस्त बैठे हैं, आपके पास 5 टॉपिक है, तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप एक को 2 दे सकते हैं, एक को 3 दे सकते हैं, एक को 1 दे सकते हैं, एक को 4 दे सकते हैं, या एक को कुछ भी नहीं देके सारी सबको उसको दे सकते हैं। ऐसे आप डिवीजन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम किसी लाइन का, अब देखिए लाइन का डिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास एक लाइन होती है सिंपल सी, और यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ तो ये 1 है और ये 5 है, और मैं आपको बोलूँ 1:2 में डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे ये 1 रह गया है और ये 3 हो चुका है, सॉरी ये 4 हो चुका है, तो ये पॉइंट कितने नंबर पे होगा, ये 0 और ये 1। ओके, तो आप क्या करेंगे 0, 1 और 5, ये तो हो गया बहुत आसान तरीका। लेकिन अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें लाइन का डिवीजन करना है। तो फटाफट सीखते हैं कि इस तरह लाइन का डिवीजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर वही डायग्राम जो आपको पहले भी मैंने आपको इस टाइप का डायग्राम बताया था, चलते हैं उसी डायग्राम की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन 2 पॉइंट का नाम लिख रहा हूँ मैं। देखिए एक तो हो गया पॉइंट नंबर ए और एक हो गया है पॉइंट नंबर बी, और इन दोनों के बीच की जो लाइन आपको ए बी दिख रही होगी, ये वाली जो टेढ़ी लाइन दिख रही है आपको, ये जो टेढ़ी लाइन है यही हमारी ए बी लाइन है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी माना है। अब देखिए ये जो पॉइंट पी है ये रैंडमली कोई पॉइंट है। रैंडमली पॉइंट का मतलब क्या कह रहा हूँ, कहीं पे भी हो सकता है, चाहे 1:1 पे हो सकता है, 1:2 पे हो सकता है, 1:3 पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पी पॉइंट है ये हमारे लिए रैंडमली पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट के ही मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ए और पी और बी, मतलब क्या कहने वाला हूँ, ये वाला आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा और ये वाला एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है उन 2 पार्ट को मैं बोल रहा हूँ M1:M2।
m1 रेशियो m2। अब ये m1 m2 क्या है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि m1 m2 क्या है। देखिए m1 और m2 है यहाँ पर आपके स्लोप, मतलब ये जो आपकी स्लोप दिख रही है ना, ये जो आपकी लाइन दिख रही है इसका स्लोप कहलाता है m1, और ये जो दूसरी लाइन दिख रही है इसका भी स्लोप है वो m2। अब ये स्लोप क्या चीज होती है, देखिए कोई भी चीज यदि टेढ़ी पड़ी है तो वो कुछ एक ढाल पे पड़ी हुई होती है, तो वो जो ढाल होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और देखिए जैसे ये पेन है, इस समतल प्लेन से मैं कुछ एंगल पे रख रहा हूँ, तो ये जो प्लेन टेढ़ा पड़ा है इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को ही यहाँ से हम दर्शाया गया। क्लियर हो गया होगा आपको कि स्लोप क्यों किससे बोलते हैं और किस तरह हम देखते हैं। जैसे मैं आपको बेसिकली आपका जनरल एग्जांपल दूं कि आप डे टू डे लाइफ में स्लोप कहाँ देखते हैं, आप कहीं गाड़ी चलाते हैं तब आपको कहीं ना कहीं आपको ब्रिज देखने को मिलता है। वो जो ब्रिज होता है वो ब्रिज कुछ टेढ़ा होता है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता है फिर वापस नीचे उतर जाता है, तो वो जो ऊपर की तरफ चढ़ता है वही तो उसका स्लोप है। जो जिस एंगल के साथ, मतलब जो प्लेन सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है कोई भी प्लेन प्लेन सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है वही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्लियर हो गया स्लोप। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ स्लोप का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि ये जो स्लोप है, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है ए बी वाली, वो हमारी कौन सी है, टेढ़ी लाइन है। तो ये हमें क्या मिल चुका है, दो लाइन मिल चुकी है, दो लाइन का एक जॉइंट मिल चुका है, एक है ए पी और एक है पी बी, तो दो लाइन हमें मिल चुकी है, उनका स्लोप मैंने लिख दिया है m1 और m2। यहाँ पर आप तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं इसके आगे कि हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा, ये जो p निकालना है इसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा। और इसका p का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि ये आसान कैसे हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ी सी झलक डाल देते हैं कि ये p आया कहाँ से है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पर मैं वापस उसी डायग्राम का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, आप थोड़ा सा लैंग्वेज को कॉन्फ्रेंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए इससे पहले भी हमने इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है। तो देखिए जो पॉइंट ए है यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, ए पॉइंट को क्या दे रखा है, x1, y1, बी पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है x2, y2। एज यूजुअल जैसे हमने डिस्टेंस में किया था, इस p पॉइंट का नाम दे दिया है x, y। अब इसको x3, y3 भी दे सकते थे, लेकिन एज मेरे सुविधा के लिए मैंने इसको x1, y1 दिया है। फिर इसको बाद में चाहे हम x3, y3 भी दे सकते हैं। और हमने क्या किया है, इसको मानने स्लोप, इसको माना है स्लोप m1 और इसको माना है हमने स्लोप m2। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ये वाली जो लाइन है इसकी जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, x1, ये हो चुका है x, और ये क्या मिला है हमें, x2, और इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या मिला है, y1, और यहाँ हम चलते हैं तो यहाँ हमें मिला है y, और उसके बाद यहाँ कहीं चलते हैं, ये वाला मिला है हमें y2। तो वही चीज यहाँ पर हमें लिखी गई है। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी है वो सब वही है। al देखिए al क्या है, ये वाली जो लेंथ है al, यही हमारी क्या है, y1 है, तो वही मैंने आपको दर्शाया है। मैंने डायरेक्ट ये जो लैंग्वेज दिख रही है ना आपको, ये वाली लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे ग्राफ में दर्शा दिया है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, pr, देखिए pr कहाँ गया, ये रहा p और ये रहा r, इसके बीच की डिस्टेंस बोली है x2 x1। तो ये डिस्टेंस तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसकी डिस्टेंस क्या होती है, x2 x1। अब देखिए x2 और यहाँ पर कितनी आएगी, x x1। इसी तरह मैं खड़ी डिस्टेंस निकालूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालूं, तो यहाँ पर मुझे कितनी मिलेगी, y y1, और इसकी डिस्टेंस निकालूं, y2 y आएगी। क्लियर हो चुका है, ये सारी डिस्टेंस मिल चुकी है। अब बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिखते हुए नजर आएंगे, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। देखिए एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, जिस पे मैंने ब्लैक कलर से निशान बनाया और गोला बना दिया। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल है। और यदि आपको नहीं दिख रहा है तो वापस चलते पीछे, देखिए एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, आपके पास दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को मैं बोल रहा हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब देखिए सिमिलर क्यों हैं और कैसे हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करने होते हैं, मतलब दो ट्रायंगल हैं उनको मुझे सिमिलर बनाना है, तो मेरे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, आपको उनके दो एंगल्स को सिमिलर करना होता है, +1
सेकंड, आपको उनमें से किसी दो साइड्स को, तीनों साइड्स को इक्वली प्रोपोर्शनल करना होता है। थर्ड, आप किसी भी दो साइड को प्लस एक एंगल को कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हैं हमारे लिए बात की, बस आप अभी कॉन्सेंट्रेट रखिए कि आपको बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। देखिए ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ आपके एग्जाम में आने के चांसेस केवल 20% है। बस मैं एज यूजुअल आपको समझा रहा हूँ कि ये आपको कैसे करना है यदि एग्जाम में आ जाए तो। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, 20 to 15% ही है ओनली। बस आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये एग्जाम में किस तरह प्रूव आता है, और जो प्रूव आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। और पहली बात ये कि उसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा और उसके ऊपर स्टार लगाऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम में आने लगे है वो हमारे लिए क्या है, स्टार क्वेश्चंस है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब मैं उनका बोलता हूँ कि इनके जो साइड के रेशियो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए मेरे पास इनके साइड के रेशियो पता है, साइड के रेशियो मतलब इनकी साइड की जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए एक साइड की जो क्या है x-x1 है, इस साइड का क्या है y-y1 है, और इस साइड की तो स्लोप ही हमें पता है वो क्या है m1। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे मिल रहा है m2, यहाँ मिल रहा है x2 माइनस x, और यहाँ मिल रहा है y2 माइनस y। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी साइडों का प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। ये देखिए मैंने इसका साइड का डिवाइड किया, मतलब प्रोपोर्शनल किया है। साइड का प्रोपोर्शनल करने के बाद देखिए, साइड का प्रोपोर्शनल करने के बाद क्या करना है, ये साइड के प्रोपोर्शनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये कहाँ से आया है, जब आप सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा ये क्या चीज़ होती है। वहाँ पर मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि कोई भी ट्राइंगल आपको कभी भी सिमिलर करना पड़े तो आप किस तरह कर सकते हैं, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और उसके बाद कौन से रूल लगते हैं, वो सब मैं आपको क्लियरली डिफरेंस बताऊंगा जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। अभी केवल आप यही ध्यान रखिए कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर करने के बाद हमने उनके रेशियोज को इक्वल किया है। तो रेशियो को इक्वल करने के बाद हमें पास क्या है, ये सब हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तरफ मेरे पास x की कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी क्या हो रहा है, ओके देखिए एक तरफ मेरे पास x है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, y है। तो मेरे पास एक बार x को लेना होता है और एक बार y को लेना होता है। क्यों, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स, देखिए यहाँ पर मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तब वो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x, y। तो मुझे एक बार y को लेना पड़ेगा और एक बार क्या लेना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले x को ले लिया है। यहाँ पर मेरे को x में लेने के बाद देखिए क्या है, m1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो लिखा हुआ है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, देखिए m1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x2 माइनस x से, इक्वल टू m2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x माइनस x1 से। तो जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, m1 को x2 से मल्टीप्लाई कराना है, m1 को x से मल्टीप्लाई करना है, m2 को x से मल्टीप्लाई करना है और m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये स्टेप आएगा और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्यों, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या चाहिए, केवल और केवल x चाहिए। तो उस x को मैंने बाहर लाया है, उस x को क्या लगाया है, बाहर लाया है। तो बाहर लाने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से आप y को भी करेंगे तो आपके पास y के भी आ जाएंगे। तो फाइनली देखिए अब जब हम y का कर रहे हैं तो y का भी एक्सप्रेशन क्या आया है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको कैसे याद करने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे याद करने हैं। पॉइंट जो P है, जो पॉइंट P है वो क्या है, x, y है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m1 m2 को लिया हुआ है, नीचे भी m1 प्लस m2 लिया हुआ है। देखिए याद कैसे करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, देखिए m1 प्लस m2 नीचे आता है, दोनों में ये कॉमन चीज है m1 प्लस m2, दोनों में क्या चीज है कॉमन, m1 प्लस m2। अब देखिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर दीजिए ऊपर की तरफ, डुप्लीकेट कॉपी की तरफ मतलब क्या है, m1
ये आ गया फिर से m1, फिर आ गया प्लस और m2, यहाँ पर भी कॉपी कर दिए m1 m2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, m1 के साथ क्या आएगा x2, m2 के साथ क्या आएगा x1। इसका मतलब क्या करना है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए आप x का फॉर्मूला याद कर दिए, y का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, देखिए m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 ये सब कौन सिंपल है। तो उसके बाद देखिए यहाँ x2 आया है तो यहाँ क्या आया है y2 आया है, यहाँ x1 आया है तो यहाँ क्या आया है y1 आया है। इसका मतलब मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, ये फॉर्मूला क्या है m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं x1 इंटू m2, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1। इससे बढ़िया ये याद कीजिए ना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप किसी एक फॉर्मूले को याद कीजिए, आपका दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जहां जहां x लिखा है वहां वहां फाई लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको बोला जाए कि आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट को डिवाइड करना है किसी रेशियो में। अब देखिए किस में डिवाइड करना है, रेशियो में। तो हमने रेशियो को क्या ले रखा है, उस रेशियो को ले रखा है m1 रेशियो m2। क्या ले रखा है m1 रेशियो 2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब मैं आपको प्रूफ स्टार्ट किया था तब भी मैंने बोला था कि हम जो रेशियो ले रहे हैं वो क्या है m1 रेशियो m2। क्लियर हो चुका है, क्या है रेशियो m1 रेशियो m2। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मेरे पास एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मैं इसको बोलना चाह रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पी है, इसको डिवाइड करता है 2:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास m1 है और ये मेरे पास m2 है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1, y1। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, y2। x2, y2। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि जब आप m1 लें तभी यहाँ पर x1, y1 आएगा, जब आप m2 लें तो वहां पर x2, y2 आएगा। ऐसा नहीं है कि m1 के साथ x2, x1 लगा दीजिए, वो सिर्फ फॉर्मूले में है। ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं है। आपको लेना कैसे है, x1, y1 तो m1 आएगा, x2, y2 तो m2 आएगा। क्लियर हो गया है। और इसके साथ रेशियो आ चुका है 2:3। तो आपको लेना है m1 की वैल्यू क्या लेंगे 2 और m2 की वैल्यू क्या लेंगे 3। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बताने के लायक है कि ये जो रेशियो है तो दें वापस, देखिए ये जो रेशियो है बाय चांस इसके अंदर रेशियो नहीं दे जाए, आपको सीधे कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दी जाए। अब क्या है कोऑर्डिनेट वैल्यू, कि आपको x और y की वैल्यू दे दी जाए और आपको बोला जाए कि इसके रेशियो बताइए जिस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, तब वहाँ आप कौन सा रेशियो लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ आप लेंगे k:1। अब ये k:1 क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना रहे हैं। और ये सिंप्लीफाई क्यों बना रहे हैं, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन मतलब जब हम ये टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि जहां पर हमें x1, y की जो वैल्यू दे रखी हो और m1, m2 की वैल्यू निकालनी हो, तब हम वहां पर क्वेश्चन निकालेंगे। तब मैं आपको समझाऊंगा बहुत क्लियरली कि यहाँ पर हम k:1 क्यों लेते हैं। बस अभी आप अपने माइंड में रखिए कि जब आपके पास रेशियो नहीं दे रखे हो, आपके पास केवल कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तब आप उसे कैसे मानते हैं कि रेशियो 1 में मानते हैं। क्लियर हो चुका है सब। आपको याद करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे, आप बस याद रखिए m1 प्लस m2 होता है, उसको जस्ट ऊपर कॉपी करेंगे m1 प्लस m2। अब m1 आ गया है तो x2 आएगा, m2 आ गया है तो x1 आएगा, और ये का ये सारा सीधा फॉर्मूला आप कहाँ पर जाएंगे, y में चला जाएगा। क्लियर हो चुका है आपको आज वाला फॉर्मूला। और सुनिए आज वाला वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके आगे आने वाला वीडियो है उसके अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक का एक पॉइंट है जो स्पेशल केस है हमारा, उसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।